हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं साइंस का फिर से टॉप 20 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्लास है वो ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है। तो चलिए बिना समय व्यस्त किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, यहाँ पे बतलाइए। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है यहाँ पे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। कौन सा यहाँ पे विकल्प होगा जो कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं, ऊर्जा घर किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अब माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं ऊर्जा ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। रिकेट्स है, और पेलाग्रा है, स्कर्वी है या फिर गेंगा है, गोइटर है। कौन सा है यहाँ पे बतलाइए। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे विटामिन ए डेफिशिएंसी रतौंधी रोग होता है। रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी होता है। विटामिन सी से होता है स्कर्वी। और विटामिन डी की जो कमी से होता है वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स होता है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, विटामिन सी की कमी से पूछा है। तो विटामिन सी की कमी से हो जाएगा स्कर्वी। स्कर्वी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्कर्वी। स्कर्वी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि, और यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि घेंघा किससे होता है। तो घेंघा जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। और यहाँ पे जो पेलाग्रा रोग होता है वो विटामिन B3 के कमी से होता है। विटामिन B3 के कमी से होता है, इसको नियासिन भी बोलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन जो होता है वो शरीर में किसके नियमन में मदद करता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो इंसुलिन है वो कहाँ से बनता है या कहाँ से निकलता है। तो अग्नाशय से यहाँ पे याद रखना है, पेनक्रियाज से। क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे याद हो गया कि इंसुलिन कहाँ से बनता है, तो पेनक्रियाज से, अग्नाशय से। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इंसुलिन जो है वो शरीर में किसका नियमन करता है, किसको रेगुलेटिंग करने में यहाँ पे हेल्प करता है। रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को, बॉडी टेम्परेचर को, या फिर डाइजेशन ऑफ फैट को यानी कि वसा के पाचन को। किसके लिए यहाँ पे हेल्प करता है, किसके लिए हेल्प करता है। तो जो यहाँ पे इंसुलिन होता है वो रक्त शर्करा यानी कि ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है, बैलेंस करके रखता है, उसको बैलेंस करके रखता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रक्त का फंक्शन नहीं है। इसमें से रक्त का फंक्शन कौन नहीं है। ब्लड का फंक्शन तो देखते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन जो कि होता है, और तापमान का नियमन यह भी होता है। श्रवण यानी कि हियरिंग, सुनने में, यह तो नहीं होता है। और ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स यानी कि रोगाणुओं से सुरक्षा करता है। तो बिल्कुल सही है। यानी कि आपको जो ऑप्शन नंबर सी दिया है, हियरिंग यानी कि सुनने में, श्रवण, ये जो है वो ब्लड का फंक्शन में नहीं आता है। ये जो है वो ब्लड का फंक्शन नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन मुख्य रूप से किसका पाचन और अवशोषण करता है। पानी का, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का, एयर का, या फिर मिनरल्स, वाटर, मिनरल्स ओनली, केवल खनिज का। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो किसका डाइजेशन हेल्प करता है, वो फैट्स का करता है, एंड कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का करता है। फैट्स एंड कार्ब्स का करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का करता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कंसंट्रेशन ऑफ HCl गैस लाल लिटमस पर क्या असर करता है। जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसका हाई कंसंट्रेशन होता है HCl जो है गैस और लाल लिटमस पत्र, एक यहाँ पे लाल लिटमस पत्र है, उस पर क्या असर करता है। तो सबसे पहले आपको बतला देते हैं कि लाल लिटमस पत्र से नीला होता है किसके कारण, और नीला लिटमस पत्र से लाल होता है वो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नीला लिटमस पत्र है, इसके अगर लाल करना है तो उसको ऊपर हम क्या डालेंगे, अम्ल को डालेंगे, अम्ल को डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। और लाल लिटमस पत्र है तो इसके ऊपर हम क्षार को डालेंगे यानी बेस को डालेंगे तो वो नीला हो जाता है। लिटमस का यहाँ पे एक और यहाँ पे बोला जाता है कि नीले लिटमस कौन सा लिटमस है जिस पर हम अम्ल डालेंगे, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से आता है कि क्वेश्चन आता है कि एक सेकेंड याद नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे क्वेश्चन आता है। हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है कि नीला लिटमस पत्र से अगर लाल लिटमस पत्र में उसको कन्वर्ट करना है तो उसके ऊपर हम क्या मिलाएंगे या क्या डालेंगे, तो अम्ल या फिर क्षार, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है नीला से अगर लाल बनाना है तो उसको हम अम्ल देंगे, उसके ऊपर अम्ल डालेंगे, और अगर जो लाल से नीला बनाना है तो क्षार डालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग ही है। क्वेश्चन क्या दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यह क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहाँ पे लाल लिटमस पर असर कैसा करता है। HCl को अगर हम लाल लिटमस पर डालते हैं अगर अम्ल को तो कैसा करता है, नीला कर, ऑप्शन में दिया है नीला कर देता है, नहीं करेगा, हरा कर देता है, यह भी नहीं करेगा, काला भी नहीं करेगा, कोई इफेक्ट इस पर नहीं होगा, नो चेंज, इस पर कोई चेंज नहीं होगा। अगर यही HCl जो है, यही जो HCl है उसको हम नीला लिटमस पे डालते हैं तो कैसा बना देगा, उसको लाल बना देगा। अगर यही HCl को हम नीले लिटमस पर डालते हैं तो उसको लाल बना देगा, बट लाल पे कोई असर नहीं। अगर यही लाल लिटमस की जगह यहाँ पे आपको नीला लिटमस दे दिया होता तो क्या होता, नीला लिटमस दिया होता, नीला पर अगर डालते हैं तो यहाँ पे हमको क्या बना देगा, इसको नीला पर डालते हैं तो लाल बना देगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे भी नहीं दिया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि दही खट्टा लगता है क्योंकि इसमें कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए सबसे पहले दिया है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में, लैक्टिक अम्ल दही में होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल जो हो जाएगा वो नींबू में हो जाएगा, और संतरा में हो जाएगा। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, और साबुन बनाने के लिए कौन प्रयुक्त होता है। एसिटिक अम्ल, यहाँ पे नीचे है NaCl, CaCO3 यानी कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कौन इसमें जो है वो प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे बतलाइए कौन हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो वह कौन है। परमाणु संख्या जो है, क्रमांक जो है वो 11 दिया गया है, तो वो कौन सा है इसमें से बतलाइए। कार्बन है, सोडियम, कैल्शियम या फिर पोटेशियम, कौन है यहाँ पे बतलाइए। तो देखिए सबसे पहले दिया है कार्बन,
तो कार्बन की कितना होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, सोडियम की 11 होता है, कैल्शियम की 20 होता है, और पोटेशियम का 19 होता है। तो इसमें क्या पूछा है, 11 किसका है, तो 11 जो है वो सोडियम का हो जाएगा, 11 जो है वो सोडियम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक समीकरण में AQ का अर्थ है, AQ का क्या अर्थ है यहाँ पे बतलाइए। सॉलिड, गैस, एक्वस सॉल्यूशन या फिर लिक्विड, क्या है यहाँ पे AQ का अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय घोल, जलीय अवस्था में जो घोल होता है जलीय घोल AQ का अर्थ होता है एक्वस सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक कौन है। कुचालक तो आपको पता ही होगा, एक सुचालक होता है और एक कुचालक होता है। सुचालक मतलब जो विद्युत का प्रवाह करता है जिसमें, और कुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसमें बतलाइए कि एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक या सिल्वर। तो ये तो बहुत सिंपल है, जो कुचालक पूछा है तो कुचालक में तो प्लास्टिक आ जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रही है, तो यह गति किस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पे बोला है 1 सेकंड में चलता है कितना, 10 मीटर, फिर अगला सेकंड में चल रहा है 10 मीटर, फिर अगला सेकंड में चल रहा है 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, सिर्फ 10 मीटर चल रहा है पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर ही चल रहा है। तो यह किस प्रकार की गति है। यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, या फिर रैंडम है। तो देखिए ये जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक समान इसका चाल है, एक समान, क्योंकि हर 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी ही तय कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहला सेकेंड 10 मीटर, दूसरा सेकेंड 12 मीटर, तीसरा सेकेंड 20 मीटर, इस तरह से नहीं है। यहाँ पे एक समान इसका चाल है, तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। कॉनकेव लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा, आभासी सीधा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, समान आकार का। कैसा होता है यहाँ पे अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, तो अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। और जो उत्तल लेंस होता है उसको अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अवतल लेंस जो होता है वो इस तरह से यहाँ पे होता है, और उत्तल लेंस जो होता है वो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि इसका बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। कहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी पे देखिए दिया है, आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि 5 kg की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसका एक्सेलरेशन होगा, यानी कि त्वरण क्या होगा, उसका त्वरण क्या होगा, ये पूछा है एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पे हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे बल का फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है, F बराबर ma, F इज इक्वल ma होता है बल का फार्मूला। तो F क्या दिया है, फोर्स, m फॉर मास होता है और a फॉर एक्सेलरेशन होता है। तो इसको हम एक्सेलरेशन निकालना है तो एक साइड करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल फोर्स अपॉन मास। फोर्स यानी कि दिया है 10 न्यूटन और मास दिया है 5 kg। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज ट्रैवल करती है। किस में सबसे तेज ट्रैवल करती है ध्वनि, अब वैक्यूम में, एयर में, वाटर या फिर स्टील में। तो देखिए यहाँ पे सबसे तेज जो गमन करती है वो किस में करती है, ठोस अवस्था में करती है, ठोस पदार्थ में करती है, इसके बाद फिर करती है द्रव में, फिर करती है गैस में,
और फिर यहाँ पे आता है निर्वात में, जो कि हल करता ही नहीं है, निर्वात में कोई गमन नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा ठोस में तो इसमें से जो ठोस दिया है, सॉलिड दिया है, वो कौन दिया है? स्टील दिया है। स्टील दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ पे जो ऑप्शन है वैक्यूम दिया है, तो इसमें वैक्यूम में तो ट्रैवल ही नहीं करता है, ध्वनि यहाँ पे गति ही नहीं करता है, आपको सुनाई ही नहीं देगा वैक्यूम में। अगला क्वेश्चन है कि रोगाणुओं को मारने वाले मेडिसिन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बोलते हैं। निम्न में से कौन स्टेरिलाइजेशन का तरीका है? स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? तो स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो एक क्लीन करने का तरीका होता है, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना होता है, स्पोर्स होता है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, वो सबको उसमें से क्लीन किया जाता है। तो इसमें से वो कौन सा तरीका है? तो कौन सा तरीका नहीं है पूछा है, तो उबालना, ऑटोक्लेविंग, दाब का भाप, ये सब है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यूजिंग सोप ओनली, केवल हम साबुन का उपयोग करके इसको हम किल नहीं कर सकते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पोर्स होते हैं, सबको हम नहीं मार सकते हैं केवल साबुन का उपयोग करके। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 18, कि ओजोन छिद्र बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ओजोन छिद्र बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? CO2 इमिशन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, स्मोक फ्रॉम किचन, या फिर डस्ट फ्रॉम रोड्स। तो देखिए इसका जो मुख्य कारण होता है वो CFC होता है। CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो कि एक विषैला गैस होता है। और ये जो है वो AC कूलर वगैरह से निकलता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इतना खतरनाक होता है कि ये ओजोन परत जो होता है उसको इफेक्ट पहुंचा देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि एक नर्स के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी कार्य कौन सा है एक नर्स के लिए, बतलाइए। यहाँ पे बतलाइए क्या हो जाएगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए नोट्स लेना चाहते हैं साइंस का, वो स्टूडेंट्स ले सकते हैं। उनको आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आपको साइंस का नोट्स है, उसमें आपको कंप्लीट साइंस का थ्योरी नोट्स मिलने वाला है, जो कि हिंदी मीडियम में है। चैप्टर वाइज MCQ, जो कि बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, और लास्ट 3 ईयर्स का आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर ANM और GNM दोनों का, वो सब आपको सारा का सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है 69 रुपीज़ में। कहाँ पे मिलेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया है, या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8986830118। इस पे आप लोग या तो मैसेज व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। चलिए इसका आंसर बतलाइए, और सिर्फ 69 रुपीज़ में, यानी 69 रुपये में। बतलाइए क्या हो जाएगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्लीनलीनेस, सिंगिंग, प्लेइंग, डेकोरेटिंग रूम। तो देखिए इसमें से जो नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, उसको क्लीनिंग मेंटेन करके रखना चाहिए, यही है। ना कि उसको गाना आना चाहिए, खेल कूद आना चाहिए, और ये सब डेकोरेट करने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये मैटर नहीं करता। उसको डिसिप्लिन आना चाहिए, क्लीन रखने आना चाहिए, साफ़ सुथरा क्लियरनेस रहना चाहिए, बस। और अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि फाइलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? फाइलेरिया जो है वो किसके कारण फैलता है, यहाँ पे बतलाइए। तो ये सभी को पता है, एक मॉस्किटो के काटने से फैलता है, मॉस्किटो को काटने से फैलता है। और एक और चीज़ कि इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा इस क्लास को जस्ट बाद, यानी कि अभी हम इसको सेंड करते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर क्विज वगैरह भी हो रहा है, उसको भी आप लोग अटेंड करते रहिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली कंटिन्यू क्लासेस हो रहा है सभी सब्जेक्ट का। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।